जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, जो आपकी सीडीएस की साइंस होती है ना, यहाँ पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। यानी जैसे आपने केमिस्ट्री को पढ़ा तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। नहीं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, या फिर वहाँ पर अगर हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ है। जब तक किसी केमिकल रिएक्शन की इम्पोर्टेंस नहीं होती, तब तक उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्वेश्चन भी नहीं बनते। इसी वजह से जब आप साइंस को भी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए जहाँ पर उन चीज़ों को अप्लाई किया जा सकता है। जैसे केमिस्ट्री में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। खासकर जो बच्चे हमारे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, वो कई बार सिर्फ इसी चक्कर में रह जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें सारी साइंस आती है। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस के ऊपर और ज़्यादा फोकस करिए, ताकि वहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके 28 क्वेश्चंस आए तो आपके 20 ठीक हो गए तो आपको लगा कि आपको साइंस आती है। नहीं, अगर आपको सच में साइंस आती है तो यहाँ पर 28 में से 25 प्लस क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं। इसी वजह से लाइटली मत लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और इतना ज़्यादा बेसिक है कि जब आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पहले ही दिन आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाती है। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बीइंग हाईली इनफ्लेमेबल गैस। हाइड्रोजन जो है ना आपकी बहुत ईजिली फायर कैच कर लेती है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन बीइंग अ स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन क्या होता है? किसी चीज़ को हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। येट वाटर which is compound made up of hydrogen and oxygen is used to extinguish fire. Why? देखिए, एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां पर 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, लेकिन यहां पर आपको रीजन पता होना चाहिए। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, इसकी प्रेजेंस में हीटिंग होती है। हाइड्रोजन जो है ये इजिली फायर कैच कर लेता है। तो फिर ऐसा क्यों है? इन दोनों का जो कंपाउंड है वो एक्चुअल में फायर को बुझाने के काम आता है। देखिए, इसका आंसर क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अगर ये आपस में कंपाउंड बना लेते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, नया कंपाउंड बनता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन चाहे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, चाहे ऑक्सीजन जो है कंबस्टन का सपोर्टर है, फिर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब कंपाउंड बनेगा तो एक नई प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बेसिक ध्यान में रखना, जब भी आपके नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर नए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी नई होती हैं। ऐसा नहीं है कि जिन एलिमेंट से बने हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो अपने साथ में लेके आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव केमिकल रिएक्शन। देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा। रीजन बीइंग कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एग्जाम में ये सेम केमिकल रिएक्शन देके बैलेंस करने के लिए भी पूछा जा सकता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के ऊपर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि हमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब ऐड करते हैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में तो क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन का टाइप क्या है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका क्या है? लेड नाइट्रेट है, यानी PbNO3 2, और यहाँ पर इसका रिएक्शन हुआ है पोटेशियम आयोडाइड के साथ,
यानी KI। यहाँ पर जब इन दोनों के सोल्यूशन को आपस में मिलाते हैं, यानी ये भी आपका क्या है, एक्वेस सोल्यूशन है, ये भी आपका क्या है, एक्वेस सोल्यूशन है। अगर इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी फॉर्मेशन होती है ये होती है लेड आयोडाइड की, और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है पोटेशियम नाइट्रेट की। अभी ध्यान में रखना, यहाँ पर जो हमारा लेड आयोडाइड बनता है ना, ये हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब, जो आपका इनसॉल्युबल होता है सोल्यूशन के अंदर। देखिए ये भी आपका लिक्विड था, ये भी आपका लिक्विड था, लेकिन यहाँ पर जब लिक्विड के अंदर लिक्विड डालते हैं तो लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। और प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। ध्यान में रखना, प्रेसिपिटेट आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड, यानी ऐसा सॉलिड जो आपका लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है ये जो आपका पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन होता है लेड नाइट्रेट के साथ, ये किस तरह का रिएक्शन है, तो ये है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा लेड आयोडाइड बनता है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है इन दोनों का रिएक्शन होने पर जो प्रेसिपिटेट बनता है वो हमारा कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है लेड आयोडाइड। इतना क्लियर हो गया। अभी इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ एक बार लिख लेते हैं, ये आपका क्या है, PbNO3 पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन होगी लेड आयोडाइड की, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी पोटेशियम नाइट्रेट की। अभी देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, इसे हम बैलेंस कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है बैलेंस हो चुकी है, पोटेशियम यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, आयोडीन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेड यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस हो चुकी है। ध्यान में रखना, पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को जब भी हम लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में मिक्स करते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर प्रेसिपिटेट आपका क्या है, लेड आयोडाइड है। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और प्रेसिपिटेट की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी सॉरी, प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन होती है इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड, यानी जो आपका लिक्विड के अंदर घुलता नहीं है सॉलिड, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वाई कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन आयरन इज डिप्ड इनटू इट। ये क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो आपका कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ना, इसका कलर होता है ब्लू, CuSO4, ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट। अभी आयरन को यहाँ पर हमने डिप किया है, यानी आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होगा। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा आयरन सल्फेट, और यहाँ पर जो आपका कॉपर है ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो हमारा लेस रिएक्टिव है उसे आयरन ने जो हमारा मोर रिएक्टिव है उसी के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया है। ध्यान में रखना, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अभी यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर चेंज हुआ है वो नया जो कंपाउंड बना है, नया सॉल्ट बना है आयरन सल्फेट का, उसका कलर क्या होगा। देखिए इसका कलर यहाँ पर होता है आपका ग्रीन। ध्यान में रखना, ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, यहाँ पर आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हुई, इसका कलर क्या होगा आपका, ग्रीन कलर होगा। अभी यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, इसके बीच में हमने आयरन की नेल डाली हुई थी। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो हमारा कॉपर डिस्प्लेस हुआ है वो कहाँ पर जाएगा,
तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉपर होता है ना, ये हमें आयरन की नेल के ऊपर देखने को मिलता है और यहाँ पर आयरन की नेल का कलर जो है रेड होना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देगा। वो कॉपर जो है हमारा आयरन नेल के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर हमें रेड ब्राउन कलर देखने को मिलता है। अभी आपको इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो आपका ब्लू कलर था ये हमारा चेंज हो जाएगा ग्रीन में। अभी इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम आयरन नेल को डालते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर तो यहाँ पर कौन सा कलर देखने को मिलेगा? ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम इसे उल्टा कर दें, यहाँ पर हमारा आयरन सल्फेट होता और इसके बीच में कॉपर डाल देते, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होता? नहीं, ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे आयरन जो है हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका तभी होता है अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पर बैठे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। लेकिन यहाँ पर जो आयरन बैठा है ये पहले से ताकतवर है, कॉपर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इसे डिस्प्लेस कर सके, इसी वजह से ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं होता है। अभी दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आपके सल्फेट के हाइड्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं ना, इन्हें जनरली हम क्या कहते हैं? विट्रियोल कहते हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से वाले हाइड्रेटेड सॉल्यूशन का क्या कलर होता है, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्लू विट्रियल। ध्यान में रखना, इसे क्या कहा जाता है? ब्लू विट्रियल कहा जाता है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं। ध्यान में रखना। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि जो हमारा ग्रीन विट्रियल है ये किसे कहा जाता है, तो देखिए ग्रीन विट्रियल आपको मैंने अभी अभी बताया, आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हुई थी, उसका कलर कैसा था? ग्रीन था। ग्रीन विट्रियल किसे कहा जाता है? आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को कहा जाता है। अभी यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ब्लू विट्रियल के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, ग्रीन विट्रियल के अंदर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऑयल ऑफ विट्रियल हम किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियल आपका कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ऑयल ऑफ विट्रियल हम किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है रेड विट्रियल किसे कहा जाता है? रेड विट्रियल आपका कहा जाता है कोबाल्ट सल्फेट को। किसको कहा जाता है? कोबाल्ट सल्फेट को, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? COSO4। इसके अंदर भी 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेंगे। अगर पूछा जाए वाइट विट्रियल किसे कहते हैं? वाइट विट्रियल कहा जाता है आपका जिंक सल्फेट को। जिंक सल्फेट को, यानी कि यहां पर आपको ZnSO4, इसमें भी आपके 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं। देखिए यहां पर मैं जो आपको सल्फेट के सॉल्ट्स हैं इनके बारे में बता रहा हूं, जो आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं इनका कलर आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर हमारा जिंक सल्फेट आ गया तो आपको कलर पता चल जाएगा कि इसका क्या होगा? वाइट होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये हाइड्रेटेड होने चाहिए, इनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर एनहाइड्रेस होंगे तो ये सारी आपके कलरलेस हो जाएंगे। अगर कहीं पर भी आयरन सल्फेट देखने को मिले इसका मतलब कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। कॉपर सल्फेट देखने को मिलेगा तो ब्लू होगा। इसी तरह से ऑयल ऑफ विट्रियल देखने को मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। रेड विट्रियल देखने को मिलेगा या कोबाल्ट सल्फेट देखने को मिलेगा तो उसका कलर क्या होगा? रेड होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ऑयल ऑफ विट्रियल हमारा क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड था। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियल हमारा क्या होता है? देखिए दोनों में डिफरेंस है। स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियल आपका कहा जाता है डाई इथाइल ईथर को। ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है
डाई इथाइल ईथर को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ वाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स ब्राउन फ्यूम्स, नेम दैट वाइट सॉल्ट। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट का नाम जान लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैं घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता था। यहाँ पर मैं डायरेक्टली सॉल्ट दे सकता था और ये भी पूछ सकता था कि उसका कलर क्या है। मैं यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि जो हमें ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेंगी वो किसकी वजह से देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कौन सी ऐसी गैस निकल रही है जिसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिल रही हैं। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसी वजह से ये रिएक्शन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लेड नाइट्रेट होता है ना, लेड नाइट्रेट ये हमारा वाइट सॉल्ट होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें लेड ऑक्साइड देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, ऑक्सीजन देखने को मिलती है। और यहाँ पर ध्यान में रखना ये जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यही हमारी क्या है, ब्राउन फ्यूम्स है। तो आपको क्वेश्चन पूछने का वे जो है अलग अलग रह सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर ब्राउन फ्यूम्स हमें किसकी वजह से देखने को मिलती हैं, NO2 की वजह से मिलती हैं। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेड नाइट्रेट हमारा क्या है, आपको पता होना चाहिए सॉल्ट है। लेड नाइट्रेट में आपका कलर क्या होता है, कौन से कलर का सॉल्ट होता है, तो वाइट सॉल्ट होता है। यानी यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट चेंज इन कलर यू विल ऑब्जर्व इफ सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड को अगर हम बाहर से एनर्जी देंगे, यहाँ पर दे रहे हैं सनलाइट की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर जो आपका सिल्वर क्लोराइड होगा इसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी। हमें यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन गैस देखने को मिलेगी। सिंपल चीज़ है ना। अभी देखिए यहाँ पर जो आपका सिल्वर आता है इसका कलर क्या होगा, ग्रे कलर होगा। यही यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो ध्यान में रखना सिल्वर क्लोराइड की जब डीकम्पोजिशन होती है हमें सिल्वर देखने को मिलता है। कौन से कलर का देखने को मिलता है, ग्रे कलर देखने को मिलता है। देखिए जो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, इसमें हमारा एक रिएक्टेंट जो है दो या फिर दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया है। और जो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हमारा तीन तरह का होता है। एक हमारा हो सकता है हीट की प्रेजेंस में, अगर आप किसी कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो जो है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट सकता है। या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसा कि हमारा वाटर के केस में होता है। अगर वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। और तीसरा होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसे हम फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपका तीन तरह का हो सकता है, एक हीट की वजह से, एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और एक सनलाइट की प्रेजेंस में। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पर इसकी डीकम्पोजिशन जो है किस तरह से होती है, हीट की वजह से होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है या फिर सनलाइट की वजह से होती है। तो ध्यान में रखना यहाँ पर डीकम्पोजिशन होती है सनलाइट की वजह से, यानी ये आपका क्या है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को याद दिलवाना चाहता हूँ गूगल प्ले स्टोर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कर लेना CDS के लिए। देखिए आपके फ़ायदे की बात है, इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी भी मैंने 2 या 3 वीडियो पहले आपको कहा था मॉक टेस्ट सॉल्व करने को। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करना शुरू किया है एंड उन्हें अपनी गलतियाँ पता चलनी शुरू हुई हैं। काफ़ी बच्चों को लगता था कि उनकी इंग्लिश की प्रेपरेशन हो रखी है, अभी उन्होंने मॉक टेस्ट दिया तो यहाँ पर उनके 60 मार्क्स आ रहे हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छे टाइम के ऊपर मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अभी वो अपने आप से ऑनेस्ट हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने गलतियाँ कहाँ पर की और उनके पास अभी टाइम है इन गलतियों को इम्प्रूव करने का। देखिए मॉक टेस्ट का फ़ायदा क्या होता है, मॉक टेस्ट का फ़ायदा होता है कि आप खुद से ऑनेस्ट रहते हैं, आपको पता रहता है कि आपका कितना स्कोर आ सकता है। हवा में बातें नहीं होती,
बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें करते रहते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, बिना मॉक टेस्ट दिए वो कह देते हैं मुझे आता है। देखिए, अगर आप अपनी तैयारी को परखते नहीं है ना और ये सोचते हैं कि सीधा एग्जाम में जाकर हो जाएगा, तो उसे कॉन्फिडेंस नहीं कहते, उसे मूर्खता कहते हैं। सपोज करिए आपके पास स्वॉर्ड है, तलवार है, और आपने जो है उसे परखा ही नहीं, उसके ऊपर मेहनत की ही नहीं, या फिर सीधा लड़ने चले गए। आपको क्या पता है कि आपकी जो तलवार है वो उतनी शानदार है भी या नहीं, उसमें उतनी ताकत है भी या नहीं, उतनी उसकी धार जो है तेज है भी या नहीं। कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा ऑनेस्ट रहकर, आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट देकर। आप मॉक टेस्ट देंगे, गलतियों का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आज 1 अक्टूबर को आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं, सिर्फ हवा में बातें करते हैं और सिर्फ ये कहते रहते हैं कि खुद एग्जाम में हो जाएगा, नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं होता। टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे यूपीएससी का एग्जाम है, चाहे आप कल को कोई और एग्जाम भी देने जाते हैं, चाहे आप किसी से पढ़े चाहे ना पढ़े, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के ना कुछ पिलर्स होते हैं। उनमें से एक होता है रीड करना यानी पढ़ना, एक पिलर होता है रिवाइज करना टाइमली, और एक पिलर होता है मॉक टेस्ट देना, क्वेश्चन सॉल्व करना। इनमें से एक भी पिलर अगर आपका गिर गया ना तो आपकी प्रेपरेशन जो है अधूरी रह जाती है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं और रिवाइज नहीं करते वो भी गलत है। अगर आप पढ़ते ही नहीं हैं और सिर्फ मॉक टेस्ट देते हैं वो भी गलत है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है साइड बाय साइड चलनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को परखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ध्यान में रखना, खुद से ऑनेस्ट रहना, आज से ही मॉक टेस्ट ज़रूर दे देना। 1-2 मॉक टेस्ट अभी से देंगे, आपको पता चलेगा कहाँ पर इम्प्रूव करना है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है ना तो यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। आप सिर्फ इतना देखिए कि जो आपका रिमेनिंग टाइम है उसकी यूटिलाइजेशन आप बेस्ट तरह से कैसे कर सकते हैं। अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, सही से प्रेपरेशन नहीं कर रहे, सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं कर रहे, तो बहुत दिक्कत की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर? देखिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है। बहुत सारे बच्चों को इतना भी नहीं पता होता, इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। देखिए, बेकिंग सोडा आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ध्यान में रखना, ये आपका क्या है? बेकिंग सोडा है। अभी आपका बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम टार्टरिक एसिड को मिला देते हैं, क्योंकि टार्टरिक एसिड जो है आपका एडिबल होता है, खाने लायक होता है, इसे हम मिला देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बन सकता है बेकिंग पाउडर आपका क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, उसके अंदर अगर हम टार्टरिक एसिड डाल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है डू अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपसे पता है क्यों पूछा गया है? जो हमारे एसिड होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर आप एसिड को देखेंगे, उनके अंदर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेंगे। किसी भी एसिड को आप कैसे पहचान सकते हैं? किसी भी एसिड को आप पहचान सकते हैं कि जब भी वो जो एसिड है आपका डिसोशिएट होगा, टूटेगा, तो वो हाइड्रोजन के आयन देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी ना तो यहाँ पर ये आपका आयन्स में टूट जाएगा। ध्यान में रखना, ये आपका हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के अंदर जो है टूट जाता है। अभी यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आयन है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन आयन जो है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसी वजह से यहाँ पर हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है। एक्वस सोल्यूशन यानी यहाँ पर आपका क्या होगा? वाटर होगा। और यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आयन है ये हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। इसी वजह से आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन आयन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फिर हाइड्रोजन आयन हमारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है?
तो हाइड्रोजन आयन हमारा एग्जिस्ट करता है हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, ध्यान में रखना। इसके अलावा जब भी आप किसी एसिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या फिर उसे डिसोशिएट करते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है। अभी यहाँ पे जो आपका अल्कोहल है, ग्लूकोज के कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पर जब आयंस की डिसोसिएशन होती है ना, जब इन्हें तोड़ने की बारी आती है तो ये आपके आयंस के अंदर टूटते ही नहीं हैं। अगर आयंस के अंदर टूटेंगे नहीं तो ये फ्लो नहीं करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी कंडक्ट नहीं होगी, इनकी मूवमेंट नहीं होगी अगर ये आयंस में टूटेंगे नहीं। तो ध्यान में रखना, अल्कोहल और ग्लूकोज जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इस वजह से नहीं करते क्योंकि इनकी डिसोसिएशन पर हमें हाइड्रोजन आयन देखने को नहीं मिलते। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन आयन जो है हमारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये करता है हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोर अल्कली प्रोसेस हम कहते किसे हैं। यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन हो जाती है क्लोरीन गैस की, यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन हो जाती है हाइड्रोजन गैस की। ध्यान में रखना, इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्कली की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस आपकी क्या होती है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जिसे हम ब्राइन कहते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, क्लोरीन गैस की, हाइड्रोजन गैस की। यहाँ पर आपके तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है, क्लोरीन जो आपकी गैस है, हाइड्रोजन जो आपका गैस है। अभी यहाँ पर इसे हमने अल्कली क्यों कहा, देखिए जो बेस आपके पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ध्यान में रखना, अल्कली की डेफिनेशन क्या है, वो बेस जो आपके पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। इसके अलावा क्लोर अल्कली प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या देखने को मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, क्लोरीन गैस देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। कैसे, ब्राइन सोल्यूशन। ध्यान में रखना, यहाँ पर आपका सोल्यूशन कौन सा है, ब्राइन सोल्यूशन है, यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसका यूज होता है मार्जरीन बनाने में। ध्यान में रखना, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर यूज होता है मार्जरीन बनाने में। मार्जरीन आपका क्या होता है, नकली मक्खन होता है, यानी ऐसा मक्खन होता है जिसे हम इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन गैस को पास करके, और जो आपका मार्जरीन होता है ना, देखने में बिल्कुल मक्खन जैसा होता है, जैसे आपका प्योर मक्खन है वैसे ही होता है, टेस्ट भी उसका सेम होता है, लेकिन ये मक्खन जो है आपका इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन गैस को पास करके। आप देखेंगे कई बार हमारे कुछ ऐसे मक्खन होते हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर के ऊपर पिघलते नहीं हैं। आप प्योर मक्खन को देखेंगे ना तो रूम टेम्परेचर के ऊपर पिघल जाएंगे, लेकिन ये जो आपका मार्जरीन होता है देखने में और टेस्ट में बिल्कुल मक्खन जैसा है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी स्टेबल रहता है, पिघलता नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जरीन का यूज होता है जो हमारा इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, और ये प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन गैस की मदद से। तो ध्यान में रखना, क्लोर अल्कली प्रोसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो आपका अल्कली है। अल्कली का मतलब ऐसे बेस जो आपके पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। क्लोरीन गैस यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूँ। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, एंड अगेन टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।